गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी वैदिक यूनिवर्सिटी में। मैं हूं सुशांत और आज का जो टॉपिक है वो है हिंदू लॉ में एक अब नेचुरल गार्जियन कौन है या नेचुरल नैतिक या प्राकृतिक संरक्षक कौन है और प्राकृतिक संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक की क्या क्या शक्तियां हैं, उन सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन होते हैं प्राकृतिक संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक। तो अधिनियम की धारा 4 के सब क्लॉज सी या ग के अनुसार प्राकृतिक संरक्षक से तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 में वर्णित कोई भी संरक्षक से अभिप्रेरित है। इसे धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक के बारे में उपबंध करती है जो निम्नलिखित है। पहला, लड़के या अविवाहिता लड़की की अवस्था में प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है। मतलब कोई सन है या अनमैरिड गर्ल है तो उसके नेचुरल गार्जियन उसके फादर होंगे, परंतु 5 वर्ष की आयु से कम होने पर माता संरक्षक होती, इसके बाद पिता। अगर कोई भी बच्चा है, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज़ है, उसकी एज 5 वर्ष से कम है तो नेचुरल गार्जियन उसकी मम्मा या मदर होंगी। फिर उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ मदर, फादर विल बी द नेचुरल गार्जियन। दूसरा है पॉइंट, जारज लड़के या जारज अविवाहित लड़की की अवस्था में प्राकृतिक संरक्षक माता, बाद में पिता होंगे। मतलब कि इलिजिटिमेट चिल्ड्रन के केस में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी संरक्षक माता होंगी, उसके बाद पिता संरक्षक होंगे। सी है विवाहिता लड़की की अवस्था में उसका प्राकृतिक संरक्षक उसका पति रहेगा, बशर्ते कि वह हिंदू हो, वानप्रस्थ, पति या सन्यासी बनकर संसार को पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से त्याग न चुका हो। कोई लड़की अनमैरिड है, उसका संरक्षक उसका हस्बैंड होगा, बशर्ते कि उसके पति ने कोई हिंदू धर्म को न त्याग दिया हो, न वानप्रस्थ ले लिया हो, न संन्यास ग्रहण कर लिया हो, न रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड कर चुका हो। अगर ऐसा नहीं किया है तो उसका हस्बैंड ही उसका नेचुरल गार्जियन होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में पिता और माता पदों के अंतर्गत सौतेले पिता और सौतेली माता नहीं आती है। मतलब नेचुरल गार्जियन में सौतेले माता और सौतेली पिता को शामिल नहीं किया गया है। स्टेप फादर और स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं किया गया है। यदि अवयस्क की अभिरक्षा की माता और पिता के बीच कोई विवाद है तो उसकी अभिरक्षा के बारे में न्यायालय को अवयस्क का हित और कल्याण देखना चाहिए और अवयस्क की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जहां उसका हित या कल्याण व सुरक्षा निहित हो। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड किसके पास अधिक है, माता के पास या पिता के पास। तो कोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग उस डिसीजन को दे देगा कि कहाँ बच्चे का वेलफेयर ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ क्या है? तो नेचुरल गार्जियन की पावर धारा 8 में बताई गई है। इस धारा के उपबंधों के अध्ययन यह है कि किसी भी हिंदू अप्राप्तव्य का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है तो उसे अप्राप्तव्य के फायदे के लिए या उस अप्राप्तव्य की संपदा के अपने संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्त और उचित हो, किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तव्य को व्यक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता है। नेचुरल गार्जियन उन सब कार्यों की शक्ति रखता है जो किसी भी बालक के या जो उसके पास माइनर चिल्ड्रन है, या सन है या डॉटर है, उसके बेटरमेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है। उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेके उसके फ़ायदे के लिए रीजनेबल डिसीजंस वो उठा सकता है और
किसी भी संरक्षक द्वारा उसकी संपदा को कोर्ट के आदेश पर ही किसी भी प्रकार का बेटरमेंट के लिए उसको गिफ्ट एग्रीमेंट कर सकता है या उसको लीज पे दे सकता है, परंतु सेल नहीं कर सकता है। नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना ना तो अप्राप्त व्यय की स्थायीवर संपत्ति के किसी भाग को बंधक करेगा या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अनन्य अंतित करेगा। कोई भी नेचुरल गार्जियन है जो किसी भी चाइल्ड के बेटरमेंट के लिए बिना कोर्ट की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी को ना तो कहीं एग्रीमेंट करेगा, ना लीज पे देगा, ना सेल कर सकता है और ना ही एक्सचेंज कर सकता है। अगर करेगा भी तो कोर्ट की या न्यायालय की अनुमति के बिना ये सब नहीं हो सकता है। तो कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है, कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। खा है ना ऐसी संपत्ति के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अप्राप्त व्यय प्राप्त वैता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। मतलब कोर्ट की परमिशन से उसकी संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं कर सकता है। अगर करता भी है तो उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा 1 उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थायीवर संपत्ति का कोई भी वेतन अप्राप्त व्यय की या उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा पर शून्य होगा। धारा 4 कहता है कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा न देगा सिवाय उस दशा में जबकि वह आवश्यक हो या अप्राप्त व्यय की सुषुप्त भलाई के लिए हो। धारा 5 कहती है उपधारा 2 के मतलब 5वां पॉइंट उपधारा 2 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक या प्रतिपल अधिनियम 1890 सर्वथा ऐसे लागू होगा मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन हो। आवेदन से संबंधित कार्यवाहियां उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा 4 का के अर्थ के भीतर कार्रवाई समझी जाएगी। कोई भी जो कार्रवाई होंगी वो उपधारा 4 के सब क्लास का के भीतर प्रोसीडिंग समझी जाएंगी। न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 2 और 4-3 में विनिर्दिष्ट है। गा पॉइंट है न्यायालय के ऐसे आदेश की अपील जो नैसर्गिक संरक्षक को इस धारा की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इनकार करेगा उस न्यायालय में होगी जिसमें न्यायालय के विनिश्चयों की अपील मामूली तौर पर होती है। 6वां पॉइंट है इस धारा में न्यायालय से वह नगर सिविल न्यायालय ऐसा न्यायालय या संरक्षक जो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 की धारा 4 के अधीन एक ऐसा सशक्त न्यायालय विपरीत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थायीवर संपत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया जहां की स्थायीवर संपत्ति में से एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित हो वह न्यायालय अभिप्रेरित है जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर उस संपत्ति का कोई भी प्रभाग स्थित हो।